हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का एग्जाम यानी कि लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। ये एग्जाम ही डिसाइड करता है कि आप जो बचपन में सपने देखे थे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कुछ और बनना हो। जनरली बच्चे के बीच में ये दो टारगेट होता है, या फिर और कुछ बात करना है, कैसे आगे करना है। ये सारा डिसीजन कहाँ होता है? क्लास 12 के बाद के एग्जाम के बाद। और ये एग्जाम आपका आने वाला कर जनवरी अपने लास्ट की ओर प्रवेश कर रहा धीरे धीरे। फरवरी में आपका एग्जाम है। इस टाइम में शायद ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका हार्ट बीट थोड़ा ना बढ़ गया, चाहे वो काफी अच्छी तैयारी वाले भी और थोड़ा कम तैयारी वाले भी। स्पेशली साइंस के बच्चे थोड़ा ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि वो पूरा 2 साल तक जनरली मेहनत करते हैं, कुछ कम भी करते होंगे, लेकिन इन सारे मेहनत का अंतिम रिजल्ट ये फरवरी और मार्च, भगवान जाने क्यों ये महीना बना दिया। तो साइंस के बच्चे के लिए क्या करे क्या ना करे का हालात थोड़ा अजीब सा होता है। और इसमें भी साइंस में एक सब्जेक्ट है बच्चे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें सब कुछ है, कॉन्सेप्ट भी है, याद करना भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ भी है। अब करे तो करे क्या? ऐसे सारे क्वेश्चन का जवाब, सारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा उपाय जल्दी जल्दी और खूब रिवीजन करो। तो इसी रिवीजन को पूरा करने के लिए, यानी कि आपके रिवीजन में आपका साथ देने के लिए, आपका अपना इंस्टीट्यूट KRJ का डिजिटल प्लेटफॉर्म KRJ ज्ञान प्रवाह लेके आया है वन शॉर्ट वीडियो का एक सीरीज। और इस वन शॉर्ट वीडियो के सीरीज में के साथ मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर KRJ कुंदन, और मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के हर चैप्टर का एक एक वन शॉर्ट वीडियो दूंगा। और टोटल 10 चैप्टर को हमारा कोशिश रहेगा कि 15 घंटे में खत्म कर दे। चैप्टर 10 और घंटा कितना? 15। और इस वीडियो को जब आप हर वन शॉर्ट वीडियो को एक एक बार और देख लेंगे, यानी कि 2 बार, तो 15 into 2 यानी घंटे 30 केमिस्ट्री फिनिश। तो बाकी और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इस बात पर आना है कि एक यूनिकनेस केमिस्ट्री के साथ। क्या है यूनिकनेस? तो दुनिया का सारा सब्जेक्ट आपको क्या देगा? प्रॉब्लम। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या देगा? सॉल्यूशन। बात तो समझ गए होंगे कि पहला वन शॉट वीडियो किसका होने वाला है? सॉल्यूशन का। तो देर कुछ नहीं, ना इधर की बातें ना उधर की बातें, डायरेक्ट टारगेट पर हिट करना है। और वो टारगेट हमारा है एग्जामिनेशन हॉल में तोड़ फोड़ मचा देना है। बेंच डेस्क के साथ नहीं, एग्जामिनेटर जो पेपर दे रहा है, एग्जाम वाला जो पेपर दे रहा है, उस पेपर को तहलका मचा देना है कि क्वेश्चन सेट करने वाला बोले भाई क्यों इतना ऐसा क्वेश्चन बनाया, बच्चा तो छोड़ा नहीं इज्जत। तो चलिए स्टार्ट कहां से करते हैं? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन से। तो देखो बच्चा, आपके सामने पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वन शॉट सॉल्यूशन। वन शॉट सॉल्यूशन में मैं आपको ये बता रहा हूं कि केमिस्ट्री के साथ सबसे यूनिकनेस ये है कि इसमें हर चीज आपको करना को मिलेगा। क्या क्या करना मिलेगा? तो आपको रिवीजन में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का भी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का भी, डेरिवेशन का भी। तो हर चीज के साथ ही आपका KRJ तैयार है आपके साथ। तो हम शुरुआत किस चीज से करते हैं? सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, मतलब अब प्रॉब्लम हमसे दूर रहने वाला। तो चलते हैं इस सॉल्यूशन में। आपको पहले ये बता दे कि हमारा हर चैप्टर का शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में है। तो चलते हैं सॉल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखो बच्चा, केमिस्ट्री में अगर आप बात करें पहले चैप्टर में सॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला बात ये मोल। बेचारे ये मोल साहब बड़े इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो देखो, मोल का आप लोग ने डिफिनेशन पढ़ा होगा, बहुत कुछ सॉल्व किए होंगे, ज्यादा बकवास का कोई जरूरत नहीं। आपको केवल याद रखना है, मोल निकालने आना चाहिए। और मोल निकालने का सिंपल फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास है, और ये एग्जांपल क्या है कि आपको निकालना है मोल इन 36 ग्राम ऑफ H2O में। तो क्या लिखा हुआ है मोल के लिए? गिवन मास। तो वाटर का मास कितना लिया गया है? 36 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या? मोलर मास। आपको पता है कि H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं? 36/18 और इक्वल टू क्या है? 2, मतलब मोल निकाल ली। ये आसान सा चीज बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मोल निकालना आना चाहिए। अब देखो, मोल के बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों एक ही स्लाइड्स में, एक मोलारिटी और दूसरा मोलालिटी।
बेटा ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये मोल, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन के इर्द गिर्द घूमने वाला, इसलिए इस 4 फैक्टर को, कौन कौन सा, मोल, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, इस चारों टॉपिक को आप एकदम क्लियर करके जाना अभी। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी में लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट रहे। थोड़ा थोड़ा खांसी का म्यूजिक चलते रहेगा बीच में, ठीक है, ध्यान देना, अच्छा म्यूजिक सेट करते हैं। तो देखो बच्चे, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन 2 चीज से बनता है, किससे, सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट से, ये तो सबको पता है, सॉल्यूट जो घुलेगा और सॉल्वेंट जिसमें घुलेगा। तो बोला जा रहा है कि जब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डाले हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला पर ध्यान दो, क्या लिख रहा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर क्वेश्चन में लीटर ना देके मिलीलीटर में दिया हो तो आपका काम क्या होगा, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, कि मेरे पास मान लो दिया हुआ है 18 ग्राम H2O इन, या 18 ग्राम H2O इन, इसी में डाल देते हैं, किसमें, तो सॉल्यूशन भी आप ले लो, या ऐसा काम करो बच्चा थोड़ा सा, 44 ग्राम CO2 इन 250 ग्राम ऑफ या ml ऑफ H2O। तो H2O मतलब क्या है, मेरे पास यही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर 250 ग्राम दिया हुआ है और CO2 44 ग्राम दिया हुआ, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मोल ऑफ CO2 निकाल लो। तो मोल ऑफ CO2 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है, 44 ग्राम। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट देखो, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 into 2 32 प्लस 12 44, मतलब ये भी कितना आ रहा है, 44 इक्वल टू 1, मतलब मोल कितना आ रहा है, 1। तो मेरे पास 1 मोल आ रहा है और कितना में दिया है, 250 में, तो 1 बाई क्या कर रहे हैं, 250, लेकिन ये मिलीलीटर में दिया हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से, सॉरी 1000 से इसको डिवाइड करना है, मतलब ऊपर में 1000, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4 मोल, यानी कितना मोलर सॉल्यूशन आ रहा है, 4। तो मोलरिटी क्या आया, 4 आया, इसलिए इसका यूनिट लिखा हुआ है मोल पर लीटर, और कैपिटल एम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द थर्ड वन इज मोलालिटी। देखो मोलारिटी और मोलालिटी को समझने का सबसे आसान तरीका, दोनों को कंपेयर कर दो। तो आप देखो मोलालिटी का डिफिनेशन क्या लिखा जा रहा है, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां तक तो वही चीज है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अंदर क्या हुआ, वहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहां 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब लीटर वहां, यहां केजी, वहां सॉल्यूशन, यहां सॉल्वेंट, बाकी सब कुछ वही है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में दिया हो तो इसको फिर से हम वही करेंगे जो मिलीलीटर और लीटर के साथ किए। तो आप एक बात बार बार पढ़ने के दौरान पीछे का देख लो क्या आता है कि नहीं। तो पहला चीज मोल हम लोग ने पढ़ लिया, मोल में क्या था, मोल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, और मोलालिटी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट कितना, केजी में। अब देखो ये तीनों के साथ एक लास्ट वन आता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन तोड़फोड़ करना, फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, कोई पार्ट है, भिन्न है। तो देखो मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर का एक तरह से ऑक्सीजन है, आगे हर जगह आपको मोल फ्रैक्शन काम देने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन को थोड़ा आराम से समझें। तो मोल फ्रैक्शन बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। क्या आराम से बात बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का जो मोल है वो किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, टोटल मोल के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहां पे एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में 2 चीज रख रहे हैं, एक ए दूसरा बी, यानी कि 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ए है जिसका नंबर ऑफ मोल एन ए है, दूसरा बी है जिसका कंपोनेंट मोल एन बी है। क्या बोल रहे हैं कि एक कंटेनर में आप 2 कंपोनेंट रख लो, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का मोल एन ए है एंड बी का मोल एन बी है। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम दोनों का अलग अलग निकालने वाले हैं, ए का अलग बी का अलग। अगर ए का निकालते हैं तो ये एक्स है, और अगर बी का निकालते हैं तो एक्स बी। अब सिंपल देखो क्या कर रहे हैं, जिसका निकालना है उसका मोल मतलब एन ए एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। उसी तरह जब एक्स बी का निकालना हो तो एक्स बी के लिए मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी।
देखिए बड़ा आराम से ये आपको निकल रहा है, मतलब आपको समझ के क्या रखना है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब बड़े आराम से सुनिए कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार किया आपने, वो सॉल्यूशन वाटर का और CO2 का ही है मान लो। अगर वाटर का 5 मोल हो, CO2 का 10 मोल हो, अब आपको निकालना है मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ CO2। तो मोल ऑफ वाटर कितना है 5, मोल ऑफ CO2 कितना है 10, तो 5/10 प्लस 5 मतलब क्या होगा 5/15, 1/3 इज द आंसर। एक बात और याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा अगर आप XA प्लस XB दोनों को सम ऑफ करते हैं तो ये 1 के बराबर आएगा। मतलब अगर आपको यहां से XB निकालना हो तो ये 1 माइनस XA आएगा, ये आपको आगे काम देने वाला है। तो देखो यहां से 4 फैक्टर हम लोग समझ चुके हैं। 4 फैक्टर, पहला मोल, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा मोलैरिटी और चौथा मोल फ्रैक्शन। अब इस चारों को एक साथ हम लोग कंपेयर करके देखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो ये चारों का कंपेयर यहां पर किया गया है कि अगर आप मोल ले रहे हैं तो मोल का काम क्या है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है। यानी कोई भी सब्सटेंस किसका है इसका पता हम किससे लगाते हैं, मोल से। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपके एग्जाम में जो MCQ आता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा मोलैरिटी, मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल M से। ये क्या है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलालिटी, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एंड मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल, और ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आपके पास क्या की पॉइंट आया, की पॉइंट ये है कि केवल मोलैरिटी एक ऐसा फैक्टर है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसके अलावा सारा का सारा चीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब कोई भी फैक्टर आपको वही लेना है जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। इसलिए याद रखना जब आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए बच्चे मोलालिटी यूज करेंगे। क्यों करेंगे, तो मोलालिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये चारों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखना। अब देखो यहां पे है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बड़ा आसान सा चीज है और इस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप जान रहे हैं कि दो तरह सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो घुलता है और सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है। अब ये कैसा हो सकता है, तो आपको पता है कि मैटर का 3 फेज आपको पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर लिक्विड में लिक्विड घोले तो ये एक तरह का सॉल्यूशन है, सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड, गैस में सॉलिड, सॉलिड में गैस, तो ये अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। तो उसी को देखो यहां क्या समझाया जा रहा है, एक है सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब लिक्विड में किसको डाल रहे हैं, सॉलिड को। दूसरा क्या है, लिक्विड एंड लिक्विड, बात समझ रहे हैं। थर्ड वन क्या है, तो गैस एंड लिक्विड, यानी कि गैस को हम लिक्विड में घोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। एंड लास्ट वन इज गैस इन गैस। ये जो भी टाइप से ये बड़े आसान है, आपको इस पर कोई भी विशेष ध्यान देने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये पूरे स्पीड में इसको स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब देखो ये चारों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो क्या है, अगर सॉलिड लिक्विड, मतलब सॉलिड को किस में डाला जा रहा है, लिक्विड में, तो ऐसा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, शुगर इन वाटर। नॉर्मल है। तो ये चारों फैक्टर जो है ये आराम से आप देख सकते हैं और जनरली ये बच्चे को आता ही है, इसलिए इस पर डिस्कस करना, टाइम स्पेंड करना है। बस यहां आपको ये बताया गया कि इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो पूछा जा रहा है एमलगम, तो एमलगम के बारे में आपको पता है कि एमलगम क्या होता है, कि जब मान लो कोई भी चीज है मरकरी में डाल दिया जाए, जैसे जिंक एमलगम है, तो जिंक एमलगम का अर्थ क्या है कि आपको पता है कि मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड को आप, यानी कि लिक्विड को किसमें, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, इसी को एमलगम बोल रहे हैं। इसके अलावा जैसे CO2 इन सोडा है, तो CO2 क्या है, गैस है, वाटर में डाल रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है, और इसी से आप लोग कोल्ड ड्रिंक, सोडा, वाटर बनाते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा चीज है। तो अभी तक आप फिर से 1 मिनट का टाइम लेके सोचो कि क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चे। तो आप पढ़े क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में मोल, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारा इतना काम हो चुका है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बढ़ते हैं कहां पर, तो उन सारे सेक्शन पर फोकस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है।
तो बच्चे एक बात याद रखना, हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये पूरी तरह से क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिनका एग्जाम क्लास 12 का अभी अभी होने वाला है फरवरी में, चाहे वो जैक बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोग जेई का बात ही नहीं कर रहे हैं कि कोई बच्चे बोलेंगे सर जेई का क्वेश्चन नहीं बन रहा। साहब जेई से हमारा अभी कोई रिश्ता नाता नहीं है, कुछ दिन तक हम लोग ब्रेकअप कर चुके हैं, अभी हमारा कोई काम नहीं है। तो अब हम लोग चलते क्या है, तो देखना एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास, उस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब थोड़ा ठहर जाएंगे, ठहरेंगे क्यों? क्योंकि अब आ रहा है वो सेक्शन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन धुआंधार आता है। ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर का बेटा धुरंधर है। धुरंधर तो याद ही होगा ना, अभी एक गाना जो आया है, क्या गाना आया अभी तक तो पता नहीं, सबको आते सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्या ठूस ठूस खाना ठूस ठूस, अब क्या है पता नहीं। तो अब देखते हैं, तो आप जल्दी से, हम लोग बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस घुस, बात समझ में आए? तो कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी दिमाग में लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले 5 सेकंड दिमाग को बोलो कि भाई दिमाग जी आप पहले टॉपिक को समझ लो, क्या पढ़ना है, टॉपिक कौन सा पढ़ना है? तो टॉपिक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में किसको घोलना है? सॉलिड को। यहां तक तो क्लियर है? तो मेरे पास मान लो सिंपल एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, उसमें मेरे को कोई भी गैस घोल देना है। अब वो गैस कब ज्यादा घुलेगा और कब कम घुलेगा, यही आपको पढ़ना है। टॉपिक समझ में आया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां लिखा जा रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ गैस दैट डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिए गए टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो लिक्विड आपको दिया गया है, उस लिक्विड में आपको क्या घोलना है? कोई भी गैस को डिसॉल्व करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, सोडा वाटर में होता है। तो हमारा इसमें फैक्टर पढ़ना है कि साहब किस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाए। इसका फैक्टर नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली चर्चा किए हमारे हेनरी साहब, बड़े अच्छे सज्जन थे। और ये हेनरी साहब ने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दिया, मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसलिए उनके सम्मान में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं? हेनरी लॉ। देख रहा म्यूजिक कितना शानदार है। तो बच्चे देखना कि आपके एग्जाम में हेनरी लॉ कितना इंपॉर्टेंट है पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका कोई वो थोड़े है कि 5 kg इंपॉर्टेंट है कि 50 kg इंपॉर्टेंट है, बस एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हेनरी लॉ का। तो देखिए हेनरी लॉ का डेफिनेशन क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid। मतलब लिक्विड के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, उस लिक्विड में गैस उतना ज्यादा घुल जाएगा। खेला खत्म, पैसा हजम। पैसा नहीं लग रहा है इसलिए झूठ मत बोलना। तो क्या क्या हुआ कि गैस, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। अब इसी को हेनरी साहब बोल रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। बताए थे मोल फ्रैक्शन काम देने वाला, देखो आ गया। क्योंकि अमाउंट के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन का। अब इसी चीज को आपको पता है, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी को हटा रहे हैं, एक कांस्टेंट ले रहे हैं, बस यही चीज आपको याद कर लेना है। खेला खत्म, फिर से बोलेंगे पैसा हजम। देखो 5 स्टार है, मतलब क्या हुआ? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहां पर KH क्या हो गया? हेनरी लॉ कांस्टेंट। K किसके लिए? कांस्टेंट, और H फॉर हेनरी। अब देखिए यहां से एक सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। प्रेशर निकालना या तो एग्जाम में देगा या किसी हिसाब से आप प्रेशर निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर के लिए आप 11th में एक थ्योरी पढ़ चुके हैं कि पार्शियल इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, वहां से भी निकल जाएगा। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, ये दिया रहेगा, X मोल फ्रैक्शन है। कुछ भी वैल्यू दिया हो, बड़े आराम से चुपचाप होकर देखना, क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर एक आपको इसका ग्राफ पहले से पता होगा, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Y इज इक्वल टू MX, दैट मींस स्ट्रेट लाइन को। हेनरी लॉ का कहानी खत्म।
तो हेनरी लॉ में क्या क्या पढ़ रहे हैं? हेनरी लॉ में बस एक चीज है, अमाउंट कितना गैस डिसॉल्व करेगा वो डिपेंड करेगा कितना ज्यादा प्रेशर है। मोर प्रेशर मोर सॉल्युबिलिटी, लेस प्रेशर लेस सॉल्युबिलिटी। अब प्रेशर के बाद इस हेनरी लॉ पर जो क्वेश्चन आता है वो इस पर आ जाता है एप्लीकेशन का। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन बड़ा आसान सा चीज है क्योंकि आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन है। तो मान लीजिए आपसे आ रहा है कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन लिखिए, तो एप्लीकेशन नंबर 1 क्या होगा? क्या आपको पता है कि कोई भी चीज को ज्यादा, मतलब सोडा वाटर तो याद ही रह सकता है, तो आप बता सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा घुला हुआ रहता है। ज्यादा CO2 घोलने के लिए ज्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए जब ढक्कन खोलते हैं तो आवाज आता है सू करके। आवाज सू का अर्थ कुछ और मत समझ जाना, सन से आवाज निकलता है। तो आवाज क्या रहता है? वो गैस डिसॉल्व है, हाई प्रेशर पर डाला हुआ है। जैसे मान लो आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ, यानी कि आप माउंटेन वाले एरिया में चले जाइए, तो जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर घटता चला जाता है। तो जब ऊपर जाएंगे प्रेशर अगर घट जाता है तो उस जगह पर डिसॉल्व होने का, सॉल्युबिलिटी होने का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये नॉर्मल चीज है, ये आप इसको याद रखिए। जैसे स्कूबा डाइविंग आप लोग जानते हैं, स्कूबा डाइविंग का अर्थ क्या हुआ? पानी में जो गोताखोर जाते हैं अंदर, वहां पर भी उनको इस हेनरी लॉ का जरूरत है, क्योंकि वो जब नीचे जाएंगे तो हाई प्रेशर में चले जाएंगे, वहां पर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा गैस, और ज्यादा गैस डिसॉल्व होने पर उनके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाने से जो उनका आर्टरीज और वेन है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज जो रहता है, ब्लड कैपिलरीज स्वेल कर सकता है। और ब्लड कैपिलरीज स्वेल करेगा, जब वो नॉर्मल कंडीशन में आएंगे तो उनका ब्लड कैपिलरीज में स्वेलिंग बना रह जाएगा, जिससे कि एक डिसीज होता है बड़ा पेनफुल, जिसको बेंड डिसीज बोलते हैं। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर होता है वो एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, कुछ ऑक्सीजन के साथ कुछ हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस को हम लोग डिसॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में प्रेशर के बाद जो सेकंड वन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये टेम्परेचर का फैक्टर है। तो हेनरी लॉ में केवल और केवल आपको प्रेशर याद रखना है और कुछ नहीं मत याद रखिएगा। तो देखो, टेम्परेचर के बारे में बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के घुलने का रेट उतना कम हो जाएगा। मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी गैस का कम हो जाएगा। देखो बच्चा, ये नॉर्मल चीज है, गैस को छोड़ो, अपने आप पर ले लो, सॉलिड पे ले लो, कोई भी चीज लो। मान लो तेरे अगल बगल में अगर भट्टी जला दिया जाए, हाई टेम्परेचर पर कर दिया जाए, तो आप उस जगह पर नहीं रहते, आप वहां से कूद के भागने का कोशिश करते, दूर जाते हैं। बस वही समझ जाओ कि अगर कंटेनर, इस कंटेनर में अगर लिक्विड डाला हुआ है और गैसेस मॉलिक्यूल को आप क्या करना चाहते हैं? डिसॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहां से स्कीप करेगा, यहां से बाहर निकलना चाहेगा। तो ये जो स्कैपिंग टेंडेंसी होगा, उसका बाहर जाने का टेंडेंसी होगा, इससे गैसेस मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और जब वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बचा मेरे पास नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। देखो बच्चा, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड का अर्थ है कि अगर गैस ज्यादा रिएक्टिव हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, गैस कम रिएक्टिव है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। और इस चीज को सॉल्व करने का सबसे आसान मैटर फैक्टर होता है कि आप लोग पढ़े होंगे पोलर एंड नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, अगर कोई गैस पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा। मतलब अगर अमोनिया आपके पास है और वाटर आपके पास है, बोथ आर पोलर, आसानी से घुल जाएगा। अगर CO2 आप लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप याद रखना कि CO2 नॉन पोलर है एंड वाटर पोलर है, तो इसमें डिसॉल्व होने का टेंडेंसी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो देखो, यहां से हमारा ये फैक्टर का काम खत्म होता है। अब जब ये फैक्टर का काम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इस फैक्टर का एक बार हम एप्लीकेशन पर चर्चा कर ले। तो देखो एप्लीकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, वही चीज जो आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक स्कूबा डाइविंग, कहानी बता चुके हैं। कार्बोनेट ड्रिंक्स, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं। एक्वेटिक लाइफ में, मतलब वाटर में, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो मछली रहता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, मछली इसलिए बोल रहे कि जल्दी लोग खाने वाले होते हैं हम लोग, तो एक्वेटिक लाइफ में उनको भी जीने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा? ऑक्सीजन का। तो अंदर में तो ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से ही जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को पानी में डिसॉल्व होना चाहिए। जब वो पानी में डिसॉल्व होगा तो वही डिसॉल्व किया हुआ ऑक्सीजन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको मिलता है। तो अगर
पानी ऐसा हो जाए जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व ना हो पाए, तो आप देखिए कि ऐसा जो एक्वेटिक एरियाज रहेगा वहां पर ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं। जैसे आप अपने एरिया के अगर किसी पॉन्ड को देखें, तालाब को देखें, तो अगर तालाब गंदा है तो गंदे वाले तालाब में क्या होगा कि बहुत तरह का ऐसा मटेरियल आ जाएगा जो ऑक्सीजन के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी को हो सकता है कम कर दे या ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ा दे। तो वहां पर फिश जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइव करने का जो रेट होता है, टेंडेंसी होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर लास्ट में हम लोग बात कर ले कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो देखो, एक पॉइंट है हेनरी लॉ स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला, ये आप लोग कर चुके हैं। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होने का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। बस इसको आपको याद रखना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का डिसॉल्व होने का टेंडेंसी कम होता है और प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन आप देख चुके हैं कि अगर आप लोग में से सारे बच्चे प्रेशर कुकर का यूज किए होंगे या यूज होते घर में देखे होंगे, तो प्रेशर कुकर क्या है? हाई प्रेशर बनाता है। तो हाई प्रेशर जनरेट करने से क्या होता है कि आपका खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि खाना बॉयल जल्दी कर रहा है, डिसॉल्व जल्दी हो जा रहा है, इसलिए आप प्रेशर कुकर का यूज करते हैं टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ फ्यूल, ईंधन का बचत करने के लिए। इसके बाद है शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ। इस पर देखना, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा आएगा और इस आसान क्वेश्चन का एक ही सिंपल टैगलाइन, पुटिंग फार्मूला गेटिंग रिजल्ट, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपसे बन जाएगा, ऐसा मान के चला जा सकता है। तो देखो, पहला सेक्शन इस सॉल्यूशन चैप्टर का खत्म हो चुका है। सेकंड सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम टीचर के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं ना, जो भी टॉपिक आएगा बोलेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे बेचारे इसमें फंसे रह जाते हैं। जब आपकी तरह इधर भी स्टूडेंट बने हुए थे, मतलब मैं भी स्टूडेंट था, तो मेरा भी यही सोच था कि अब आप लोग गाली देते कि नहीं देते, मतलब गाली का अर्थ है गुस्सा दिखाना, ऐसा दिखाते कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगता था कि यार हर चीज को इंपॉर्टेंट बोल देते, यार कुछ तो करो। तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट नाम का कोई चिड़िया नहीं होता है। अगर एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो आप खुद समझ जाइएगा। अगर आप 5 साल के क्वेश्चन को सिंपल एनालिसिस कर दो तो आपको भी पता चल जाएगा यार ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई तीर मारने का चीज नहीं है कि फलाने टीचर ने, फलाने सर ने कह दिया कि देखो ये इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आ गया, आप भी कर सकते हो, इसलिए टेंशन मत लेना। चलते हैं डायरेक्ट किस पर? स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ पर। तो देखो, फिर ये बेचारे बड़े सज्जन इंसान आते हैं, नाम इनका क्या है? राउल्ट्स, और ये एक सिद्धांत देते हैं, एक कानून बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं, एक थ्योरी देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। ठहरते हैं थोड़ा, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है, राउल्ट्स लॉ का बहुत सारा टॉपिक आने वाला है। तो देखो, राउल्ट्स लॉ में क्या है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। अब एक टर्म आ गया वोलाटाइल। वोलाटाइल का अर्थ होता है जिसका वेपर फेज बनना पॉसिबल हो, यानी कि जिसका वेपराइजेशन हो। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन में दो चीज होगा, एक सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो बोला जा रहा है कि सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अपने मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी अपने मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इतना थ्योरी पहले याद रखना है। क्या क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट अपने मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। अब इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स को डिराइव करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो इतना दूर में हम लोग समझ लें। इसको व्हाइट ले लें। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं। एक सिंपल सा एक कंटेनर लेते हैं, ये तो दिख रहा है सबको। इस कंटेनर में दो कंपोनेंट लेते हैं, वन इज ए एंड अनदर इज बी। ए को अभी से पूरे चैप्टर में लेके चलेंगे सॉल्वेंट, तो ए क्या हो गया बच्चा? सॉल्वेंट। और बी क्या हो गया? सॉल्यूट। और मानते हैं कि ए का अपना जो प्रेशर है, जिसको पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, ये पीए है, और इसका अपना प्रेशर पीबी है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। क्या क्या लिख रहे हैं? ए इज सॉल्वेंट, इसका पार्शियल प्रेशर पीए, बी इज सॉल्यूट और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है? पीबी है। अब रॉल्स का कहना है कि कुछ भी हो, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दिखाया? क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
उसी तरह पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के आप ऐसा लिखते हैं पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए। मतलब पी नॉट ए क्या हुआ बाबू? एक कांस्टेंट हुआ, और ये कैसा कांस्टेंट है? तो प्योर स्टेट का कांस्टेंट। मतलब ए जब प्योर था तब उसका जो पार्शियल प्रेशर था उसको माना जा रहा है पी नॉट ए। उसी तरह आप यहां से लिख सकते हैं पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स। सारे बच्चे इस चीज पर फोकस करेंगे, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा गया है? पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स एंड पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी। यही तक हमारा राउल्ट्स लॉ का लफड़ा है। अब जब ये राउल्ट्स लॉ में देखो, यहां पर आपके इस पीपीटी में आपको दिख रहा होगा वही चीज लिखा गया है। ए के लिए पी इजकल टू पी नॉट ए एक्स है एंड बी के लिए पी नॉट बी एक्स। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इस चीज को बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बस आपको समझना है कि यहां पर बात किसका हो रहा है? राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट साहब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर कंपोनेंट हम लोग लेते हैं तो उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और एक सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं। इसका पहले यहां से थोड़ा साइड हो जाए, अगर आपको जरूरत है तो पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लीजिए, ले लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो आप ले लीजिएगा। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ा रहे हैं तो यहां पर आपके पास आ रहा है क्या? देखो क्या आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन किससे बना होगा? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का जब आप निकालेंगे तो आप क्या निकाल चुके हैं? पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स एंड पी बी इजकल टू क्या निकाल चुके हैं? पी नॉट बी एक्स बी। अब दोनों को एक जगह जोड़ लें तो मेरे पास क्या बनेगा? पी एस इजकल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए के लिए क्या लिखेंगे? पी नॉट ए एक्स एंड पीबी के लिए क्या लिखते हैं? पी नॉट बी एक्स बी। यही हो रहा है। अब मान के चलते हैं कि ये जो हमारे पास जो दिया गया है इसमें पीए का वैल्यू ज्यादा है और पीबी का वैल्यू कम है, ऐसा लेके चला जा रहा है। आप चाहे तो पीबी को भी ज्यादा ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। अब इसको अगर यहां से लिखें तो आप लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स। कोई बच्चा गाली मत देना कि एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए क्यों लिखे। तो आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी ये किसके बराबर होता है? 1 का। तो आप एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स। अब इस सारे चीज को जब आप सॉल्व करो तो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है? पी एस इजकल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये इक्वेशन आपके लिए किसका आ गया? सॉल्यूशन का। तो देखो यहां पर 3 इक्वेशन बच्चे आपको याद कर लेना है। कौन कौन सा? पहला आपके पास एक इक्वेशन आ रहा है पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए। दूसरा आ रहा है पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स बी। और तीसरा इक्वेशन दोनों का सम करके है। इस तीनों इक्वेशन का हम लोग को ग्राफ सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरे पास क्या तत्व आ चुका है, यानी कि हमारे पास टॉपिक क्या है? राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ को थोड़ा सा पीछे जाओ और खुद में सोचो, ना स्क्रीन देखो ना मोबाइल देखो, कुछ नहीं देखो, बस शांति से सोचो। राउल्ट्स लॉ क्या था सर? तो राउल्ट्स लॉ था बच्चा कि कोई भी सॉल्यूशन में 2 चीज होगा, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली होगा। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली होगा। दैट मींस अगर A इज अ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर इज PA, then PA is directly proportional to XA and proportionality को हटा के हम क्या डाल रहे हैं? कांस्टेंट P नॉट है। तो मेरे पास क्या आया? PA is equal to P नॉट XA, PB is equal to P नॉट B XB। मान के चलते हैं कि PA का वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए जब इसको आप फाइनली निकालते हैं तो PS is equal to P नॉट B प्लस XA P नॉट A माइनस P नॉट B। इस इक्वेशन का आगे काम करेंगे, अभी इसको रुक जाते हैं। अब देखो यहां के बाद इस जगह का आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी चीज पर हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि राउल्ट्स लॉ के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट। और एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड हॉट है
नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टॉपिक पर जाने से पहले बस आराम से सोच लो कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन में, हर कंडीशन में फॉलो करे, नाम होगा आइडियल, और जो ना करे वो हो जाएगा नॉन आइडियल। खेला खत्म। क्या क्या बात किए कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन में, हर कंडीशन में फॉलो करता है उसे कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो ऐसा काम ना करे उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां से हमारे पास कौन सा टॉपिक बन के आता है? तो टॉपिक बन के आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यही है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंपेयर करते हुए एक साथ पढ़ ले तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए देखो यहां पर आपके लिए अलग से तैयार करके रखा गया है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो पहला टॉपिक यहां क्या लिखा हुआ आइडियल के लिए, तो आइडियल के लिए इसको लाले लाल करते हैं, उजला उजला बढ़िया नहीं लग रहा। तो देखो लिखा हुआ आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉइंट केवल याद रखो, ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हर कंसंट्रेशन में क्या करेगा? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, नाम क्या हो जाएगा? आइडियल। तो इसका तो सिंपल है, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हर कंसंट्रेशन में वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब इस पॉइंट के बाद हम आराम से सारा टॉपिक को समझते हैं। तो देखो कैसे, तो यहां बोला जा रहा है द सेकेंड वन टॉपिक इज पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। मतलब आइडियल के केस में हमारे पास प्रेशर उतना ही आएगा जितना राउल्ट्स लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है। तो राउल्ट्स का क्या कहना था कि PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, यही आएगा। मतलब यहां पर सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। मतलब इस कंडीशन में आपके पास किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जब आप नॉन आइडियल में जाइएगा तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का बनेगा वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के दोनों के योगफल सम के, यानी कि दोनों का अपना सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर को आप ऐड कीजिएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिएगा तो दोनों में एक डिफरेंस आ जाएगा, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। ज्यादा आएगा तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और अगर कम आ जाएगा तो बोलेंगे निगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब देखो क्या है, वेपर प्रेशर सो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या क्या बात की है, तो ठहर के सोचना कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर आ रहा है तो यह आइडियल का कंडीशन है। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर नहीं आ रहा है तो यह नॉन आइडियल है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ज्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो उसे बोला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, और कम आ रहा है तो इसे बोला जाएगा निगेटिव डेविएशन। अब देखो यही चीज यहां पर है कि अगर बात किया जाए इंथैल्पी का, मतलब टोटल एनर्जी का, तो आइडियल के केस में क्या होगा? डेल्टा H मिक्स 0 आएगा, मतलब क्या चेंज नहीं होने वाला है। सॉल्यूशन का इंथैल्पी हमेशा किसके बराबर होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंथैल्पी को जोड़ने से। लेकिन नॉन आइडियल में फिर से बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन और कम होगा तो निगेटिव डेविएशन। वॉल्यूम के मामले में भी यही हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ तो कम होने का रीजन है कि आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि दो तरह का मॉलिक्यूल है आपके पास, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो आइडियल के केस में सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट, सबके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बराबर लग रहा है। कोई किसी को ज्यादा जोर से नहीं पटक के मारेगा, सब आदर्श कंडीशन, एकदम राम राज लगा हुआ है। तो जहां पर सब बोलते हैं ना कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीता था राम राज्य में, तो वही चीज होगा। कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी को मारेगा नहीं। ऐसा कंडीशन बच्चे रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, टेंशन मत लेना। देख रहे हैं अभी सामने आप लोग का एग्जाम है,
अगर ऐसा रामराज हो जाता तो कोई किसी को फेल नहीं करता, सब पास हो जाता, टेंशन खत्म हो जाता, इतना पढ़ने लिखने का झंझट नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं है, ये सब केवल आइडियल कंडीशन बुक में मिलता है, अभी वीडियो में भी मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए दैट मीन्स सॉल्वेंट, बी दैट मीन्स सॉल्यूट एंड AB सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर होगा। यहां बोला जा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन AB, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम AA एंड BB से हड़बड़ा मत जाना यार, BB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सर बात कर रहे हैं भाई, BB का बात नहीं कर रहा है, B एंड B मॉलिक्यूल दैट मींस सॉलिड मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। नहीं तो बच्चा लोग अभी इस एज में पूरा हड़बड़ा जाएगा, सर BB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोला जा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन AB, यानी कि सॉल्यूशन के में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो या तो ज्यादा है या तो कम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अगर ज्यादा है पॉजिटिव डेविएशन, कम है निगेटिव डेविएशन। बस यहां से आपको इसका एग्जाम्पल याद रख लेना है कि आइडियल का बेंजीन प्लस टोलिन एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन एक एग्जाम्पल है। इसमें जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा, यहां पर डिस्टरबेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव का इशू आएगा। इसका एग्जांपल पॉजिटिव के लिए दिया हुआ इथेनॉल प्लस वाटर और निगेटिव के लिए दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो सारे बच्चे इस 5 स्टार से भी 5 स्टार आइडियल नॉन आइडियल को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और 1 से 2 बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। नया है तो भाई केस उस मत करना, ऐसे केस करेगा भाई क्या, ये प्रिडिक्शन है। तो देखो आइडियल नॉन आइडियल खत्म। अब इस आइडियल नॉन आइडियल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। बोलेगा फिर दौड़ा कह रहे हैं, तो देखो पीछे जाने का अर्थ है एक बार वापस फिर से चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कर चुके हैं। तो आप देखिए राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ने के दौरान आपके पास आया कि PA क्या था, इज इक्वल टू P नॉट AX है, एक इक्वेशन बनाए थे। दूसरा PB इज इक्वल टू P डॉट BXB, दूसरा इक्वेशन बनाए थे। और एक PS इज इक्वल टू P नॉट B प्लस XA इंटू P नॉट A माइनस P नॉट B, ये तीसरा इक्वेशन बनाए। अब तीनों इक्वेशन का यहां पर ग्राफ बनाना है, तो ध्यान देते हैं, ग्राफ सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये आपको y इक्वल टू mx दिख रहा है, ये भी आपको y इक्वल टू mx दिख रहा है। मतलब y एक्सिस पर किसको लेना है, PA को या PB को लेना है कि नहीं लेना है। x एक्सिस पर किसको रखना है, मोल फ्रैक्शन को, यही रखना है। तो जो हमारा स्लोप आएगा P नॉट A P नॉट B के बराबर आएगा। तो पहला ग्राफ सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला ग्राफ बना रहे हैं, पहला ग्राफ किसके लिए बना है, इक्वेशन 1 के लिए। यहां पर क्या ले ले, PA, और यहां पर क्या ले ले, मोल फ्रैक्शन। ए और बी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन लिख रहे। अब पहले के लिए, इसके लिए जब बना रहे हैं तो आप मोल फ्रैक्शन किसका ले रहे हैं, XA का। तो याद करो कि XA 2 कंडीशन में होगा, या तो मिनिमम में या तो मैक्सिमम में। अगर मिनिमम में होगा तो वहां पर मोल फ्रैक्शन कितना आप ले सकते हैं, XA इक्वल टू 0। और मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, तो XA का वैल्यू 1, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब इस 0 वाले वैल्यू को यहां पर डाल के देखो, अगर आप XA को X इक्वल टू 0 को यहां रखते तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। जब पूरा वैल्यू 0 होगा तो PA किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा साहब, तो ये जब बात क्या कर रहे हैं, ये अगर पूरा 0 हो जाए तो PA भी 0 हो जाएगा। तो PA 0 होगा तो हमारा पॉइंट यहीं का यहीं रह जाएगा। अब सेकंड में चलो, XA को 1 ले लो, मतलब इस जगह पर आप क्या सेट कर दो, 1। तो जब आप 1 करेंगे तो XA का पूरा वैल्यू कितना हो गया, 1। तो PA किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट A के बराबर। तो P यानी कि ये जो PA का प्लॉट है, ये PA का जो लाइन है उसी के बराबर लाइन किसका होना चाहिए, P नॉट A का। तो आप क्या कीजिए, एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लो, ये किसका लाइन बना लिए, P नॉट A का। और मानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर हमारे पास क्या आ गया, P नॉट A आ गया। अब आपको पता है जब 2 पॉइंट मिल रहा है तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो। तो पहला ग्राफ तैयार, ये किसके लिए, पहला इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करो, इसको भूल जाओ, इस लाइन को अगर आप भूल गए तो ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया। तो इस बार y एक्सिस पर किसको लेना है, PB को। तो देखो यहां पर क्या रख दिए, PB।
जैसे पीए रखे उसी तरह पीबी रखे, बस आपको सोचना है कि ये लाइन मेरे पास नहीं, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस पर पीबी को रखें तो एक्स एक्सिस पर किसको रखना है, फिर से मोल फ्रैक्शन को, ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब मेरे पास फिर से एक्सबी का दो वैल्यू आएगा, एक बार आएगा एक्सबी का मिनिमम वैल्यू 0 और दूसरा आएगा एक्सबी का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहां रखते हैं एक्सबी का वैल्यू 0। तो जब एक्सबी का वैल्यू 0 यहां पर रखो तो ये सारा फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स पीबी का वैल्यू भी कितना होगा, 0। तो पीबी यहां पर 0 आ गया। अब सेकेंड केस में देख रहे हैं कि एक्सबी का वैल्यू मैक्सिमम कितना लेके आ गए, 1। तो जब 1 इस पर डालो तो ये 1 मतलब पी नॉट बी, तो पीबी और पी नॉट बी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। तो जैसे पीबी यहां पर है उसी के पैरेलल एक पॉइंट इस ग्राफ प्लॉट को मान ले कि ये किसका है, पी नॉट बी का, और इस जगह पर एक वैल्यू डाल देते हैं पी नॉट बी, जैसा उसके लिए किए। ये दोनों पॉइंट को आप मिला दो, ये तैयार। तो ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट हो रहा है, पी नॉट ए के लिए, ये किसके लिए हो रहा है, पी नॉट बी के लिए। और आपको पता है कि पीएस जो ग्राफ नंबर 3 है वो किसके बराबर है, पीए प्लस पीबी, और दोनों पॉइंट हमको पहले से मिला हुआ, इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो ये किसके बराबर होगा, पीएस। तीनों ग्राफ एक जगह है। अब देखो यहां पे जो आप पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप इतना बना लो और हर पॉइंट को क्या करो, ऊपर कर दो, स्ट्रेट लाइन से ऊपर करो। दो अलग अलग कलर का यूज करते हैं, आप केवल प्रैक्टिस करने के दौरान समझ जाना क्या किए थे। तो अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन बनाना हो तो पॉजिटिव डेविएशन में इसको यहां कर दो, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। ये किसके लिए हो गया, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अगर आपको निगेटिव डेविएशन बनाना हो तो निगेटिव डेविएशन में क्या करना है, सबको नीचे दिखा देना है। ये लाइन को नीचे दिखा दिए, फिर एक ही में हो गया, नहीं चलेगा। उसके बाद इस लाइन को नीचे दिखा दिए और इस लाइन को नीचे दिखा दिए। अब मत बोलना कि सर गजब क्या किए, कुछ नहीं समझ में। समझ में नहीं, आप जैसे जैसे बारी बारी किए वैसे वैसे कीजिए, ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारा सेक्शन किसके लिए था बच्चा, राउल्ट्स लॉ के लिए। अब देखो राउल्ट्स लॉ को आपको करना क्या है कि जिस दौरान ग्राफ बना रहे हैं उस दौरान आप भी ग्राफ को बनाइए, तो आपको ये ग्राफ समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में आप पहले क्या करो, ये तो बाद में हुआ है, आप पहले एक ग्राफ बना लो। एक तरफ क्या करना है, पहले पी ए का ग्राफ तैयार करो, फिर पीबी का ग्राफ तैयार करो, एक ग्राफ तैयार आपके पास। जब पॉजिटिव डेविएशन का आपको बनाना तो आप एक में मत बनाना, आप एग्जाम में एक ग्राफ पहले बना के फिर दिखाना पॉजिटिव में, तो सब ग्राफ को क्या कर दो, एबव द स्ट्रेट लाइन कर दो। जब निगेटिव डेविएशन बनाना है तो बिलो द स्ट्रेट लाइन कर दो, आपके पास 3 ग्राफ तैयार हो जाएगा। यहां पर आपको एक ही जगह बना दिया गया, क्यों उधर लोचा करे, टाइम पास करने में फायदा नहीं है अभी, कम से कम एग्जाम के टाइम में। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, राउल्ट्स लॉ पूरा क्लियर आता है। अब देखो राउल्ट्स लॉ के लिए कभी कभी बोला जा रहा है कि राउल्ट्स लॉ फेल कर जाता है, कहां पर, तो इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में राउल्ट्स लॉ काम नहीं करता है। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन यानी कि सॉलिड पार्टिकल अगर टूट जाए या जुड़ जाए तो राउल्ट्स लॉ काम नहीं करेगा, और सॉल्यूशन विद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी हो तब भी राउल्ट्स लॉ फॉलो यानी कि फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का काफी ज्यादा टॉपिक खत्म हो चुका है। क्या क्या हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना हो तो उसके फैक्टर पर चर्चा कर चुके हैं, हेनरी लॉ पढ़ चुके हैं और राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं। यहां से आपके एग्जाम में 3, 4, 5 मार्क्स तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अब अगला जो टॉपिक बेटा हम लोग को पढ़ना है, ये और एक इंपॉर्टेंट है। बोले ना हर टीचर का आदत होता है, क्या होता है, हर पढ़ाने वाले टॉपिक से पहले बोलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी आदत है, आदत नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हम मैथिल इंसान है, हमारा एक भाषा है, मतलब बिहार में बोला जाता है मैथिली। इस मैथिली में एक कहावत है, चायल प्रकृति बेमै तीनों संगे जय। मतलब जो इंसान का जो आदत होता है ना, जो उसका चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, आदत होता है, ये सब मरने के बाद ही जाता है, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो वही बात है कि जो टीचर का आदत होता है थोड़ा ज्यादा बोलने का, हर चीज को इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये झूठ भी बात नहीं है, राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इस ग्राफ को, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है आपका नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलो बच्चों, कहां पर हम लोग चलने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर।
देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एकदम सीधा चुपचाप शांत एकदम सुकून में चले जाओ। बात क्या कर रहे हैं? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज है साहब? ये प्रॉपर्टीज ऐसा है जो कभी भी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। क्या बकबक कर रहे, कुछ समझ में नहीं आया। देखो समझा रहे हैं। ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास एक कंटेनर में कोई वाटर है, ठीक है तो है। दूसरे कंटेनर में भी वाटर है, ठीक है तो है। अगर आप दोनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूट डालिएगा सेम अमाउंट में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है। अगर आप दोनों कंटेनर में एक ही सॉल्यूट डालिएगा अलग अलग अमाउंट में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। नहीं समझे? टेंशन मत लीजिए। बोला यह जा रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फेस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ये नंबर पर डिपेंड करता है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये जो इलेक्शन वाला प्रोसेस होता है ना, समझ जाओ वैसा ही है। मान लो कहीं इलेक्शन हो रहा है, एक बड़े सज्जन पुरुष चुनाव में खड़े हो गए। इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब चुनाव में खड़े होने का अर्थ नहीं कि चलो वहां खड़े हो गए चुनाव में, ऐसा नहीं, इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। अगर इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं तो मान लो बड़े सज्जन पुरुष है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर उनको वोट देने के लिए 100 पर्सन यानी कि उनके जैसा ही पढ़ा लिखा 100 पुरुष वोट, यानी पुरुष का अर्थ ऐसा मत समझना महिला नहीं बोल रहे हैं, मतलब 100 वोटर का बात कर रहे हैं। 100 वोटर अगर पढ़े लिखे वोटर बोले कि ये अच्छा काम करेंगे, जबकि उनका अपोनेंट जो होगा कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाओ, वहां बेकार हो, गुंडा बदमाश जो कुछ भी हो, उसको 150 या 101 ही मान लो बेकार का लोग जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ना समझ इंसान वोट कर दे, तो जिसको 101 वोट मिलेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। मतलब दिमाग का बात नहीं करना है, खोपड़ी का बात करना है। द नंबर ऑफ खोपड़ी इज वैल्यू क्या है? वैल्यूबल देन किसका? दिमाग का। दिमाग का कोई यूज नहीं है, फेस वैल्यू का कोई यूज नहीं, केवल किसका काउंट करेंगे हम लोग? नंबर का। तो ओवरऑल आपको समझना है कि जिसमें जितना नंबर ऑफ मोल डालेंगे उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसी चीज को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल्स के नंबर पर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दीज प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा ये प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, उतना ज्यादा। अब देखो टोटल मिला के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, वन बाय वन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो पहला काम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम लोग चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चारों टाइप्स को समझने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। बड़ा आसान सा है और आपको समझ में भी आ जाएगा, ये 100% मान के चलिए कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है, तो थोड़ा संभल के आपको देखना है। तो चलते हैं, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो तेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, ठीक है। इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मान लो ए नाम का सॉल्वेंट है और इसका वेपर प्रेशर Pa है। अब कुछ देर बाद क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं। तो सॉल्यूट मिलाते हैं तो मान लीजिए ये सॉल्यूट मिला दिए, अब ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो जैसे ही सॉल्यूशन तैयार होगा, अब जो यानी कि बी नाम का कुछ भी मिला दिए, तो ये Pb था। अब हम मानते हैं कि जब PS होगा तो PS का जो वेपर प्रेशर होगा वो बोला जा रहा है A के यानी कि Pa से कम हो जाए। मतलब बोलना यह है कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट होता है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप उसमें सॉल्यूट मिला दो तो सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले सब टॉपिक में यही काम देने वाला है। क्या क्या बोल रहे हैं,
नॉर्मली मान लो अगर आपके पास वाटर है, तो वाटर को अगर आप वेपराइज कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन अगर वाटर में आप नमक मिला दो और तब अगर आप उसका वेपर बनाओ तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऑब्वियसली ये क्यों ना हो, शुरुआत में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकेला था, बड़े मजे में घूम रहा था, इधर भी गया उधर भी गया, जाने किधर गया, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जब वो किसी रिश्ते में बंध गया, जब वो बॉन्ड बना लिया, तो जब इधर से इधर जा रहा तो उसको कोई पकड़ ले रहा है कि कहां जा रहे हो, रुक जाओ, यहां बैठ जाओ, बात करो। ये आप जिस एज में आपको पता होगा कि जब कोई इंगेज हो जाता है ना तो ज्यादा आपको टाइम नहीं देता है, लफुआपंती मतलब, अब बोलेगा सर लफुआ किसको बोले, मतलब बोलने का अर्थ है कि अगर आप अकेले हैं तो क्या गम है, यानी कि अकेला अकेला आराम से चलेगा, लेकिन किसी के साथ बॉन्ड बना लेने पर उसका क्या होता है, उड़ने का, ढूंढने का, चलने का, कूदने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस ये आपको याद रख लेना है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अब हमको ये देखना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ तो कितना हुआ, बस बात खत्म। तो देखो यही चीज है कि व्हेन नन वोलाटाइल सॉल्यूट, नन वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा, एडेड टू ए सॉल्वेंट, इसको किसी सॉल्वेंट में डाल दिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ज्यादा मिलाएगा तो ज्यादा घटेगा। अब इस चीज को आप पहले, इस स्टेटमेंट को पहले ध्यान दे दो कि ये स्टेटमेंट क्या बोला कि जब नन वोलाटाइल सॉल्यूट आप मिला दिए तो वेपर प्रेशर घट गया। अब कितना वेपर प्रेशर घटा, इसी का नाम हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, यहां पर इस चीज को आराम से समझते हैं पूरी तरह से। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं, मानते हैं कि आपके पास एक सॉल्वेंट है ए और इसका वेपर प्रेशर है पी। अगर ये प्योर स्टेट में है तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर को कितना मान के चल रहा है, पी नॉट ए। क्लियर। अब क्या किए कि इस कंटेनर में ये जो प्योर सॉल्वेंट था इसमें बाहर से कुछ सॉल्यूट मिला दिए। जैसे सॉल्यूट मिलाएं तो देखो ये सारा सॉल्यूट है इसमें। अब सॉल्यूट मिलाने से क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना। तो दो कंडीशन आया, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट है, और जब ये सॉल्यूशन बना तो माना जा रहा है कि इसका वेपर प्रेशर घटा और सॉल्वेंट का आफ्टर एडिशन वेपर प्रेशर बिकम पीए, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पीए हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी नॉट ए ज्यादा है और पीए क्या है, कम है। ये बात तो समझ में आपको आना पड़ेगा कि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन के बाद उसका वेपर स्टेट क्या हो गया, कम हो गया। अब आप इस दोनों के डिफरेंस को लिख सकते हैं डेल्टा पे, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर क्या होगा, शुरुआत में है पी नॉट ए और बाद में क्या है, पीए, यही होगा। और राउल्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि पीए इजकल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, जहां ग्राफ भी बनाए थे इस इक्वेशन का। तो यहां पर आप लिख दो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए, ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल है। तो फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि पी नॉट ए को कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या आ रहा है, डेल्टा पी, पी नॉट ए को अगर आप यहां ले आते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 1 माइनस एक्स बी, और 1 माइनस एक्स ए, ये हट जाएगा, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस एक्स ए, और डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इजकल टू क्या हो रहा है, एक्स बी, क्योंकि 1 माइनस एक्स ए को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। एक्स बी मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि ए और बी को सॉल्वेंट सॉल्यूट लेके चल रहा है। ये जो आपके पास इक्वेशन आ रहा है, यही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चा, इस फॉर्मूला को समझो, बड़ा आसानी से फॉर्मूला निकल रहा है कि मेरे पास शुरुआत में जो वेपर प्रेशर था वो पी नॉट ए था, कुछ सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर घट गया और वो वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी ए। तो पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, दोनों के डिफरेंस को डेल्टा पी बोले।
तो डेल्टा पी इक्वल टू प्योर स्टेट माइनस सॉल्यूशन वाला, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर हम क्या जानते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए, इसको यहां ले आए तो डेल्टा पी इन रिस्पेक्ट टू क्या, इनिशियल स्टेज, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग, और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए को आप क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि एक्स बी। अब देखो जो बच्चे को समझ में आ रहा है वो बच्चे यहां से इस फॉर्मूला को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू, ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, यहां से तो आ सकता है। अब देखो यहां पर सॉल्यूट जो रहेगा सॉल्वेंट की अपेक्षा बहुत कम है, तो आप इस इक्वेशन को डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाय एन ए लिख सकते हैं, क्योंकि एन ए के सामने एन बी का औकात बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर कर दिए। अब देखो एन बी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट अगर डब्ल्यू बी है, ये क्या है गिवन वेट, तो ये डब्ल्यू ए है, यहां पर ये क्या आ जाएगा इनटू एम बी, और यहां ये क्या आ जाएगा एम ए। अब बोलेगा बच्चा कि ये एम एम कहां से ले आए, तो हम मोल निकाल दिए, मोल बराबर क्या है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो एन वी यानी कि मोल ऑफ बी, तो मोल ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ बी, तो वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, उसी तरह एन ए तो मोल ऑफ ए, तो गिवन वेट ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अब यहां से अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और डिटेल आपको समझ में आ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल पर, दैट मींस ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस डेरिवेशन को खुद से एक बार करो, आप 100% इस थ्योरी का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चे अब हम लोग बात किसका करते हैं, द सेकेंड वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर बोलेंगे इंपॉर्टेंट तो बोलेगा फिर शुरू हो गया। तो देखो ये आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ क्या है, तो आपको इसमें दो टर्म समझ जाना। पहला टर्म बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग बच्चे लोग पढ़े होंगे और बोलेंगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां पर कोई भी चीज बॉइल कर जाए उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि एनी सबस्टेंस वेयर बॉइल द टेम्परेचर वेयर एनी सबस्टेंस इज बॉइल्ड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, तब तो पूरा साइंस ही बेकार हो जाएगा। अब ये पढ़ रहे थे हम लोग हेनरी लॉ, बोलते व्हाट इज हेनरी लॉ, तो बोलते हैं कि लॉ गिवन बाय हेनरी इज कॉल्ड हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ, तो लॉ गिवन बाय राउल्ट्स इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ, खेला खत्म। फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ क्या है, तो लॉ गिवन बाय न्यूटन्स लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है, तो पहला बार दिया फर्स्ट लॉ, दूसरा बार दिया सेकंड लॉ, तीसरा बार दिया थर्ड लॉ, साइंस का कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट पहले समझते हैं। बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, इसको थोड़ा येलो येलो लेते हैं, बढ़िया लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को पहले समझ जाओ, दिख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क नहीं है, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, तो ये रहा। तो बॉइलिंग पॉइंट बोला जा रहा है टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बराबर हो जाए वेपर प्रेशर का, बस यही डिफिनेशन। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाए बच्चा, वेपर प्रेशर का, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। पहला बात समझ में है। अब दूसरा आपको याद रखना है कि सॉल्यूट मिलाने पर, सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये मत कोई पढ़ लेना दिसंबर हो जाएगा, डिक्रीज लिखा हुआ है। सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर घट जाएगा, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। बात समझ में आया। शुरुआत में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और जैसे ही सॉल्यूट मिला देंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये दो पॉइंट बाबू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ जाते हो तो आधा खेल हमारा हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है कि एडिंग ऑफ सॉल्यूट रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस हैपेंस बिकॉज वेपर प्रेशर बिकम लोअर सो हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बॉइल।
ये क्या दिया हुआ है इसको हम लोग अगले स्लाइड्स में पूरे अच्छे से समझते हैं, ग्राफिकल मेथड से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाए, बराबर, एक पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है कि कभी भी सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। दो पॉइंट याद रखो। अब दो पॉइंट याद रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और तब चलते हैं इस पूरे चीज को समझने के लिए। यहां ध्यान दो, तो देखो मेरे पास एक खाली खाली जगह आ गया। अब यहां पे बड़े अच्छे से समझना है आपको, और 100% आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आएगा। अब देखो इसको समझने के लिए करते क्या है, चलिए देखिए यहां पे एक पहले ग्राफ ले लें। ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, सारा खेल इसी में, ठीक है। अब आप एक पॉइंट ऊपर में मान लो और इस पॉइंट को मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ऊपर में क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर क्या है वेपर प्रेशर, इधर क्या है टेम्परेचर। अब करते क्या है कि आप ले लीजिए कि मेरे पास शुरुआत में एक प्योर सॉल्यूशन है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसको बोला गया पी नॉट। व्हाइट से लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्या क्या हुआ, तो लिखा जा रहा है कि पी नॉट बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि एक 5 फ्लोर का 5 स्टेयर एक बिल्डिंग है, यानी कि उसका जो टेरिस है वो 5वें फ्लोर में ऊपर में है। अब एक बच्चा है जो पहले 3rd फ्लोर पे है, उसको 3rd फ्लोर से कहां पर जाना है, 5th फ्लोर पे जाना है। मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा कौन है भाई, प्योर सॉल्वेंट है। कौन है, प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट को उठ के कहां जाना है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिल जाना है। जैसे इससे मिलेगा मतलब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे बराबर हो गया, वहां पर ये टेम्परेचर दिख रहा है टी नॉट, मतलब बॉयल करेंगे। तो आप लिख सकते हैं टी नॉट बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाहर से थोड़ा सॉल्यूट मिलाते हैं। तो आप पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि सॉल्यूट मिलाने से क्या होता है, घट जाता है, कौन, वेपर प्रेशर। तो देखो यहां पर क्या हुआ बाबू, वेपर प्रेशर घटा, घटा कि नहीं घटा। जैसे वेपर प्रेशर घटा तो हम मानते हैं कि यहां पर वेपर प्रेशर बन के आ गया पीएस, मतलब यहां लिखा जा रहा है पीएस बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 3rd फ्लोर के बच्चे को पटक के हम लोग 1st फ्लोर पर पहुंचा दिए, नीचे आ गया। जाना उसको अभी भी 5th फ्लोर पे है, मतलब इसको अभी भी बॉयल करने के लिए यहां पर पहुंचना है। अब देखने से आपको लग रहा है कि इसमें एनर्जी कम लगा, उसमें ज्यादा लगा। तो देखो यहां पर अब इसको बॉयल करने के लिए यहां पर आना पड़ रहा है टीएस में। तो इस जगह पर टीएस इक्वल टू क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसका नाम हो गया डेल्टा टीबी। हुआ कि नहीं हुआ, और आपको दिख रहा है कि टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट, और यहां पर दिख रहा है कि यही जो डेल्टा टीबी है ये टीएस माइनस टी नॉट के बराबर है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये ग्राफ मेरे साथ बनाना है और ये चीज को आप लिखना है, और एक लाइन आपको लिख देना है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है। बस इतना स्टेटमेंट लिख देना और ये ग्राफ बना के ये काम कर देना। तो देखो यहां से ये क्लियर आपको दिख क्या रहा है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट आप मिलाओगे इसको उतना दूर तक जाना पड़ेगा। मतलब आप क्या देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और अमाउंट के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, मोलालिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो आप इसी चीज को लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, जहां पर के बी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और ये एम क्या हो गया, तो मोलालिटी हो गया। अब देखो यहां से फार्मूला आगे बढ़ाना आपका काम है, कैसे बढ़ाएंगे,
तो आप खुद से लिखेंगे कि मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर मोल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, वेट। फिर मोल के लिए आप क्या लिखेंगे, तो देखो खुद से अगर आप डिराइव करो तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, केबी, और यहां क्या लिखेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखेगा, वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में करना है, केजी में। अगर ग्राम में है तो ऊपर में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। अब एनबी निकालना है तो एनबी बराबर क्या होगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो केबी इंटू एनबी के जगह क्या लिखिएगा, गिवन वेट इंटू 1000 बाय क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और इंटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। यही आपका फाइनल फार्मूला आता है। क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप चेक करो, खुद से लिखो इस चीज को कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू इंटू एम बी। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे निकालने के लिए आप आराम से इस चीज को डिराइव करके इस फॉर्मूला को ध्यान में रख के एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग लास्ट में चलेंगे जब सारा ये टॉपिक, दो ही टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद हम लोग आराम से इस पर न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम में आएगा और आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार केवल आपको 10 मिनट का टाइम देना है, ग्राफ को समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ग्राफ को, तो एक बार आप वापस वीडियो में जाइए, उस चीज को देखिए, 100% क्लियर होगा। पॉइंट केवल दो याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, और किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने से उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो देखो वही हुआ था, वेपर प्रेशर घटा, ज्यादा एनर्जी लग गया, खेला खत्म। स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए जी, तो देखो अगला टॉपिक आ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको बता दें। तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फिर से याद रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का। बस एक पॉइंट पहले याद कर लो, क्या याद करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या लिख रहा है स्टेटमेंट कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूट पार्टिकल इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, और यहां फॉर्मूला लिख रहा है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। कैसे आया, अगले स्लाइड में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट में ये हम कैसे निकालें। तो देखो यहां पर आपके पास है, फिर से वही एक ग्राफ बनाते हैं। तो थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह रहेगा। तो देखो सबसे पहले यहां भी हम लोग काम करते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, यहां पे लेते हैं सबसे पहले एक सॉलिड, ये क्या है हमारा सॉलिड। तो देखो सॉलिड का जो फ्रीज होने का यानी कि वेपर प्रेशर घटने का रेट होता है बहुत फास्ट घटता है। एक बात याद रखना कि सॉलिड का वेपर प्रेशर घटने का रेट क्या है, लिक्विड से स्पीड होता है। यहां पर आप एक लेते हैं प्योर लिक्विड, ये क्या है जी, प्योर लिक्विड। अब प्योर लिक्विड जो है इसका भी वेपर प्रेशर घटेगा, लेकिन इससे थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड का वेपर प्रेशर घटा और प्योर लिक्विड का भी वेपर प्रेशर घटा। जिस जगह पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया उसी का नाम यहां पर क्या रख दिया गया, टी नॉट। और इस जगह पर आप लिख रहे हैं कि टी नॉट बराबर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर है जी। अब क्या करते हैं, इस प्योर लिक्विड में थोड़ा सा सॉल्यूट मिला देते हैं, मतलब बाहर से क्या कर दिए, सॉल्यूट मिला दिए। जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे, आपको पता है सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। अब मान लो वेपर प्रेशर घट के यहां गया, ठीक है,
तो ये वेपर प्रेशर किसका हो गया बच्चा? सॉल्यूशन का। लेकिन अभी भी इसको क्या करना है, ये अगर घटेगा तो सॉलिड तो अपनी जगह फिक्स था। अब जब सॉलिड यहां पर आया तो देखो इस बार ये दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट करता है, इसको मान लीजिए टीएस। यहां पर टीएस क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद बताइए कि इधर जाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन ज्यादा हुआ, टी नॉट या टीएस? तो देखो प्योर स्टेट वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, तो आपको क्या दिखा कि टी नॉट इज ग्रेटर देन टीएस, दिखा कि नहीं दिखा? मतलब दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को क्या बोल दिए? डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो रहा है? टी नॉट माइनस टीएस का। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो यहां से मेरे पास ये फॉर्मूला जनरेट हुआ कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या है? टी नॉट माइनस टीएस। अब देखो तुम जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे, अगर सॉल्यूट और ज्यादा दे देंगे तो और वेपर प्रेशर घटेगा और ज्यादा पीछे की तरफ काटेगा, मतलब अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है? अमाउंट का। अमाउंट को हम लोग बार बार किससे रिप्रेजेंट यहां कर रहे हैं? मोलालिटी से। फिर देखो सारा फॉर्मूला वही आ रहा है, क्या आ रहा है? तो यहां से आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। देखो पिछले जो स्लाइड में यही दिया हुआ था, वो फॉर्मूला हम लोग खुद से प्रूफ कर लिए, जहां पर के एफ क्या हो गया? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहां पर फिर से बच्चा मोलालिटी है, तो आप लिख सकते हैं के एफ। मोलालिटी के लिए क्या लिखेगा? तो अमाउंट ऑफ यानी कि मोल ऑफ क्या लिखेंगे? सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। अगर ग्राम में दिया हुआ है, अगर ग्राम में है तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। फिर इसको आप बढ़ा के क्या लिख सकते हैं? के एफ इंटू एनबी के जगह गिवन वेट डब्ल्यूबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट किसमें? ग्राम में, और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट मींस एमबी। तो यहां पर आपके पास डेल्टा टीएफ का ये देखो फाइनल फार्मूला है। ये फार्मूला आप तब याद नहीं कर सकते हैं, हम पहले ही बता दें, आपको ये फार्मूला बनाना आना चाहिए। अगर आप सोचिएगा इसको रट ले तो आपसे कभी नहीं रटाएगा, कभी लिख देंगे WB, कभी लिख देंगे M, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये फार्मूला याद करने का होता ही नहीं है। ये फार्मूला बस बेसिक वाला आप याद कीजिए, मोल कैसे निकलता है, मोलालिटी कैसे निकलता है, और ये फार्मूला हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो यहां से आपका तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म। मात्र 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ हमारा सॉल्यूशन चैप्टर में, ये भी खत्म हो जाएगा। और लास्ट में फिर हम लोग 3 से 4 न्यूमेरिकल, और सबसे अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, अंतिम पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए जरूरी है। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और तब हम लोग बात करेंगे अगले ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है जी, तो चलते हैं हम लोग किस पर बात करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो देखो बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये ज्यादा इधर उधर ना करके सीधा सीधा बात करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक ऐसा प्रेशर है, ऑस्मोसिस तो लिखा हुआ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट से किधर जाना? कंसंट्रेटेड की तरफ जाना। कैसे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऐसा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को रोकने वाले प्रेशर का नाम क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां लिखा हुआ है पाई इक्वल टू CRT, जहां पर C का अर्थ है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन, R बराबर गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। तो अगर आप C को, कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हैं N/V RT, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? गिवन मोल बाय वॉल्यूम। तो मेरे पास फार्मूला क्या आ गया? पाई इक्वल टू N/V RT। और आप देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है? मोल का। मतलब ये भी क्या हो गया? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, पाई भी इक्वल टू क्या आ जाएगा? NRT। याद है आपको, PB इक्वल टू NRT आप पढ़े होंगे, बस उसी तरह का ये फॉर्म में आ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए। याद रहे कि टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? आपको केल्विन में। जनरली गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा,
दिया रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया रहेगा तो आप देखिएगा कौन सा यूनिट यूज करना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 0.82 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये आपके एग्जाम में दिया रहता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम में वही लिखा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर पर डिपेंड करता है, यूज टू कैलकुलेट मोलर मास यूज करने में। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, एक बार जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के लिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो आपके पास किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे इसी के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा खत्म होता है। 2-3 टॉपिक बचा हुआ छोटा छोटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम लोग किस पर। सुनाई पड़ रहा है मेरा आवाज? आवाज सुनाई पड़ना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये खाली किया गया था कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तेज। देखिए एक क्वेश्चन एमसीक्यू में वन लाइनर हर जगह आ जाता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट मींस वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। देखो बेटा वांट ऑफ फैक्टर जो है, इनका कहना था, वांट ऑफ साहब का बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, इनका कहना था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए। अब कितना ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आएगा उसी को मेजर करने के लिए वो एक फैक्टर दिए जिसका नाम था क्या नाम था? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर निकालने का सिंपल फार्मूला दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है I is equal to ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी n यानी कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, तो आप इसका खुद से फार्मूला सेट करेंगे। I is equal to नंबर ऑफ मोल बिफोर आफ्टर रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर रिएक्शन। अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉलिगेटिव वांट ऑफ फैक्टर 1 से यानी ज्यादा होगा डिसोसिएशन के केस में और 1 से कम होगा एसोसिएशन के केस में। ये क्या है अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सांस मत लीजिए अभी, क्योंकि अंत होने वाला है और अंत ही प्रारंभ है। तो चलो यहां ध्यान दे दे। यहां पर आपको समझा रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते हैं। तो देखो निकालने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास 2 एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ NaCl, एक तरफ CH3COOH, दोनों से समझ में आ जाएगा। NaCl को जब आप तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटेगा? वही तो हो रहा था, काम कर रहे थे उल्टा उल्टा, देखते हैं फिर से वापस करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, ये बोला कि यहां पर मान लो Na+ और Cl- है, दोनों मिला के बन गया NaCl। तो देखो ये जुड़ रहा है, ऐसे केस को क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। आपस में जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यहां पर रिएक्टेंट में कितना मोल है? तो N = 2 है, जबकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 1 हो गया। तो जब आप I निकालते हैं तो आफ्टर रिएक्शन डिवाइडेड बाय बिफोर रिएक्शन, तो प्रोडक्ट में कितना आया? 1, रिएक्टेंट में कितना था? 2, तो आंसर आ रहा है 1/2, मतलब 1 से कम। तो याद रखना एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू 1 से क्या होगा? कम होगा। दूसरा आप यहां पर लेते हैं कि आपके पास है CH3COOH, आप इसको डिसोसिएट करते हैं CH3COO- एंड H+। रिएक्टेंट में N का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, और प्रोडक्ट में N का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। तो यहां पर जब I निकालेंगे तो आफ्टर रिएक्शन कितना हुआ? 2, बिफोर रिएक्शन 1, दैट मींस I = कितना आ रहा है? 2। तो और ये केस किसका हो रहा है बाबू? डिसोसिएशन का, टूट जा रहा। तो डिसोसिएशन के केस में I का वैल्यू कितना आएगा? तो ये I का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। वही चीज वहां समझाया गया, यही चीज यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालना आपको आ जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर से जुड़ा हुआ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। PYQ देखिए जम के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग अगले टॉपिक यानी कि फाइनल करने की तरफ चलते हैं। तो देखो लिखा हुआ छोटा छोटा टॉपिक जो आपको 1 लाइनर होगा और जल्दी से आपको याद कर लेना है। तो एक दिया हुआ है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो लिखा जा रहा है कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड दैट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग लिक्विड है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कांस्टेंट है, and has the same composition in liquid and vapor phase, so it cannot be separated by simple distillation।
और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप आराम से नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है इथेनॉल वाटर मिक्सर, 95.6% इथेनॉल रहता है, बाकी वाटर रहेगा। ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल है। अब अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन दैट हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अनदर सॉल्यूट सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब नहीं होगा, नो नेट मूवमेंट। एग्जांपल 0.9% NaCl सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन ब्लड सेल। देखो इसको समझो, जब दो अलग अलग सॉल्यूशन हो और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो बराबर हो जाने पर मूवमेंट बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग बचपन में खेलते होंगे, एक आप लोग तो जेनजी बच्चे हैं, आप लोग नहीं भी खेले होंगे, हम लोग खेला करते थे। वहां पर खेल में क्या होता था कि एक तरफ लाइन खींच दिया जाए, दो बच्चा चार बच्चा इधर आ जाए, दो चार बच्चा इधर आ जाए, दोनों दोनों को खींच रहा है। तो जब दोनों का ताकत बराबर हो जाता था ना, तो देखना एकदम लाइन पर कोई क्रॉस ही नहीं कर पाता था। जिसका ताकत ज्यादा वो खींच लेता था, अगर नहीं हो तो खींच नहीं पाता था। जैसे पंजा लड़ाना, ऐसे करके पकड़ कैसे करके लड़ाते थे। तो बोला जा रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दो सॉल्यूशन होगा, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए किसी तरह का लिक्विड का मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। ये किसके लिए? तो जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन है वो हमारे सेल का फ्लूइड जो है, यानी कि ब्लड सेल का जो फ्लूइड है उससे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब अगर आप ब्लड सेल को 0.9% NaCl सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा तो ब्लड सेल पर कोई असर नहीं करेगा, ना तो स्वेल करेगा ना तो श्रिंक करेगा, किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिएगा दो और सॉल्यूशन इससे हम लोग बनाते हैं, एक है हाइपोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक। देखो दोनों आराम से समझना है। हाइपो का अर्थ क्या होता है, कम होना। तो इसमें लिख रहा है कि सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सेल फ्लूइड, हमारे सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से उस लिक्विड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो किसका बोला जा रहा है कि हम लोग का सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इस सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कम है, लिक्विड का, और हमारे सेल के फ्लूइड का ज्यादा है। तो ज्यादा होने पर क्या होगा कि वाटर इंटर सेल, बाहर से वो लिक्विड इंटर किसमें कर जाएगा, सेल में, और हमारा सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। एग्जांपल डिस्टिल वाटर फॉर रेड ब्लड सेल, डिस्टिल वाटर आराम से हमारे किसमें चला जाएगा, रेड ब्लड सेल में चला जाता है, जिससे कि वो स्वेल कर जाएगा। आप देखिएगा अगर कोई इंजेक्शन पर गौर कीजिएगा तो इंजेक्शन में लिखा रहता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वहीं से इसका काम आता है। लास्ट वन इज हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा। इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड सेल या आपके सेल में जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। मतलब क्या होगा, ब्लड सेल से या सेल से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा, और निकलेगा तो कहां चला जाएगा, उस सॉल्यूशन में, जिससे कि सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी का एप्लीकेशन से किशमिश बनाया जाता है। मतलब आप देखिए कि किशमिश को उस तरह के सॉल्यूशन में डाला जाता है जहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाए। तो किशमिश का जो, यानी कि जो अंगूर है, जो ग्रेप है, उस अंगूर का जो फ्लूइड रहता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और फिर उसको आप लोग आराम से धूप में देके उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। इसलिए देखना किशमिश तैयार किससे हो रहा है, उसी अंगूर से हो रहा है, और अंगूर सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है। यही था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसका वही एप्लीकेशन था। तो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इसका एग्जांपल दिया हुआ है। इसके साथ हमारा जितना टॉपिक है सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में और कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है। तो बच्चे देखो, आप इस फ्लो में एक बार अगर इस चैप्टर को करो, और आप याद रखना कि पूरे केमिस्ट्री का ये सबसे लंबा चैप्टर है, सारा वीडियो इससे छोटा होने वाला है। कुछ ऐसा भी चैप्टर है जिसमें वीडियो 35 से 40 मिनट में आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है आपको मेरे तरफ से। अगर आप 15 घंटा इस वीडियो को देखते हैं, मैंने इस वीडियो का नहीं, पूरे 10 चैप्टर 15 घंटा, और एक बार और रिपीट करो 15 into 15, जैसा कि पहले स्टार्ट में बोले थे, घंटे 30 केमिस्ट्री फिनिश। ये बात आप एकदम कंफर्म रहिए कि ऐसा ही होने वाला है। तो ये सारा टॉपिक आपके पास है। आप वीडियो को बीच बीच में रोक के, पॉज करके 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, 100% आएगा। नहीं तो एग्जाम के बाद बस वही चीज कि क्या हुआ, कैसे हो गया, समझ थोड़ा पढ़ लेते तो हो जाता, और खुद फिर बोलिएगा दोस्त को कि तेरे चक्कर में हम नहीं पढ़े, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और तब। लेकिन आप तो ये नहीं सोचिएगा कि एग्जाम के टाइम में आप बोल रहे थे किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का, तो अभी किरिस का गाना नहीं सुनना है, अभी KRJ का वीडियो देखना है। बात समझ में आया?
तो क्रिस का गाना नहीं तो लास्ट में बोलेगा कि मुझे, वही क्रिस का दूसरा डायलॉग आ गया ना, धूम का दूसरा डायलॉग क्या आया कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां डेक्ची में पानी कम था। तुम लोग को ये सब काम नहीं करना है, ठीक है, डेक्ची में पानी भर लेना है। अच्छा डायलॉग देगा। तो चलते हैं लास्ट यानी कि न्यूमेरिकल। तो देखो न्यूमेरिकल आपको हल्का सा हम समझा रहे हैं, आपको ये न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लेना है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। देखिए टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल दिया गया है। पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। साथ में केवी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो देखो लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। मोल कितना आ रहा है 0.25 ml। मास ऑफ वाटर 250 ग्राम दिया, जिसको केजी में कन्वर्ट कर लिए। इससे हम यहाँ पर क्या कर ले, मोलैलिटी निकाले। मोलैलिटी निकालने के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम है। आपके क्वेश्चन में केवी दिया हुआ है, एम आपको पता है 0.52 निकला। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बढ़ा कितना। तो ये वैल्यू क्या है, बढ़ने वाला है। तो आप 100 में इसको ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 था। और इसमें ये कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट कब है, जब आप यूरिया मिला दे रहे हैं। तो यूरिया मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। देखो यहां से तुमको एक बात और समझ में आया, क्या समझ में आया कि देखना जो अमीर होते, जो पैसा वाले होते हैं आजकल जनरली वो लोग देखना बोलते हैं कि नमक कम खाते हैं, उनका कंजूसी झलकता है। कैसे, कमेंट करना कि ज्यादा नमक से खाना जल्दी बनेगा कि कम नमक में खाना जल्दी बनेगा। बात क्या समझे, आप कमेंट करके बताइएगा कि कि मान लो तुम कोई सब्जी बना रहे हो, उसमें 2 चम्मच नमक डालो और या फिर 1 चम्मच नमक डालो। तो 2 चम्मच नमक डालने पर गैस ज्यादा जलेगा कि 1 चम्मच नमक डालने पर गैस ज्यादा जलेगा। ये आपको समझना है, सोचना है और ध्यान देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंजूस लोग नमक कम क्यों खाता है। अब ये मत समझना कि जो ज्यादा खाता है वो सही होगा, गलत है, बीपी का मामला होता है। बाकी आप इस चीज को देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। देखो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल दिया गया है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ भी केएफ का वैल्यू दिया हुआ है और साथ में बॉन्ड ऑफ फैक्टर दिया हुआ। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू आएगा उसको बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आपको मास ऑफ NaCl दिया हुआ है, सॉरी इसे आप मोल निकाल लीजिए। सबसे पहले मोल ऑफ NaCl निकाले, मास ऑफ वाटर आप केजी में ले लीजिए, मोलैलिटी निकाल दीजिए, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर आई जो है ना, वो ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, जिससे मेरे पास डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 3.18 केल्विन। अब ये जो वैल्यू आया इसको 0 से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बोला जा रहा है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और डिप्रेस हो रहा है। तो जितना वैल्यू आया उसको 0 से माइनस कर दो, तो वही फ्रीजिंग पॉइंट तेरे पास आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ऐड करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में माइनस करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन at 27 degree Celsius containing 2 ग्राम of glucose dissolved in 500 ml of solution। R का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहां से मोल निकाल दो, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी निकाल दो। मोलरिटी आप कंसंट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जहां पर पाई इक्वल टू CRT था, तो यहां पर पाई इक्वल टू क्या कर रहे हैं MRT कर रहे हैं, क्योंकि M कंसंट्रेशन है। तो बाकी और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, इसको केल्विन में लिया, MRT करके डायरेक्ट पुटिंग फार्मूला गेटिंग रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन आसान है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा में आएगा। एक है मोलर मास फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को कर लेना। इतना आप जरूर कीजिए, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन सो एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.25 केल्विन। मतलब एलिवेशन डेल्टा टीवी का वैल्यू दिया हुआ है, केवी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। ये फार्मूला आप खुद से जनरेट कर चुके, देखो वही फार्मूला है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1। अब बोला सर W2 M2 क्या है, तो भाई तुम अपने हिसाब से रख लो, तुमको A और B रखना है। यहाँ पर 1 सॉल्वेंट को माना जा रहा है एंड 2 सॉल्यूट को माना जा रहा है। आप A B करके खुद से बनाइए। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, तो यही जो आपके पास है M2 निकालना है, यही M2 तुमको यहां पर दिया हुआ मोलर मास निकालना सॉल्यूट का। आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, किसी का हेल्प मत लीजिए, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में भी आराम से बना सकते हैं।
तो देखो यहां तक हमारा सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन और इतना करने के बाद मेरा आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा आराम से तो एक बार देखे होंगे, तब अभी मेरा ये बात सुन रहे होंगे, आप इसको एक बार और देखिए, सॉल्यूशन आपके मुट्ठी में होगा। तो फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो इससे आराम से फ्लो में इससे छोटा होगा, थर्ड और छोटा, फोर्थ और छोटा होगा, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर छोटा होता जाएगा। ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो 35 मिनट के वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा गारंटी है 15 घंटा में पूरा 10 चैप्टर आपका फिनिश कर दिया जाएगा। इसलिए आप आराम से देखिए। आपको केवल क्या करना है, चुपचाप बैठ के हाथ में टेक कॉपी एंड पेन इन योर हैंड एंड ओपन योर ब्रेन, बस ये काम करना है। और सबसे अंत में जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो अंत में आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, और उस स्लाइड का नाम है थैंक यू। क्योंकि भाई इतना देर तक मेहनत किया, अब हम बोले भाई तो बोलेगा, बहन लोग बोलेगी हमको भी थैंक यू बोलिए, सबको थैंक यू बोला जा रहा है। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखें, अगर क्या देखा ही कीजिएगा, तो आपको इस 4 पॉइंट पे काम करना होगा। देखो ये 4 पॉइंट क्या क्या। एक पॉइंट का नाम है वीडियो को लाइक करना, दूसरा है इस वीडियो पर कमेंट करना, और कमेंट पॉजिटिव करना, निगेटिव नहीं करना, समझ गए, श्राप दे देंगे, वो कलयुग है, आशीर्वाद लगे ना लगे श्राप जरूर लगता है, तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करना। अगला क्या होता है, शेयर करना, और सबसे अंत में क्या है, सब्सक्राइब करना। ये तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कसम दे देंगे। और जो भी देख रहे हैं 5, 7, 10, 15, 20, 25 को शेयर कीजिए। वीडियो आपके लिए है, एग्जाम आपका है। अभी अगर पढ़ेंगे तो मजे में रहेंगे, नहीं तो एग्जाम के बाद रिजल्ट के दिन रोएंगे धोएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि दुनिया के सबसे दुखी इंसान आप हैं। और अभी जनवरी के महीने में सब पतंग उड़ा रहा है, और आप बोलेंगे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो बस एक कटी पतंग है, कहीं भी गिर जाएंगे। तो आपको कहीं नहीं गिरना है, आपको डोर से बंधे रहना है, केमिस्ट्री के डोर से बंधे रहना है, और जबरदस्त तरीके से एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट इस चैप्टर के लिए, बाकी 9 वीडियो बाकी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बगल वाले को त्रस्त कीजिए, अपने मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू।